नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। सबसे पहले गौर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद का मॉनसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया, तो सोमवार को भी यानी कि आज दोनों सदनों में हंगामा जारी है। कश्मीर में गुरेज से लेकर लद्दाख में करगिल तक एलओसी पर भारतीय सेना कथित हालत में 24 घंटे पहरा दे रही है। सेना यहां किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल इवेंट्स का तीसरा दिन चल रहा है। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हारकर बाहर हो गई, तो कोरिया ने लगातार 3 सेट जीतकर मैच 6-0 से अपने नाम कर लिया है। सावन का आज पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश के महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़ देखकर सबके लिए प्रवेश फ्री कर दिया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के प्रयास में सरकार और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने में लगा हुआ है। वैक्सीन सेंटर पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आए दिन सेंटर्स पर धक्का मुक्की और हंगामे की नौबत आ जाती है। आरपीएससी और यूपीएससी दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। आरपीएससी में विवाद खत्म नहीं होते और यूपीएससी में विवाद पैदा नहीं होते। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की ओर रुख करते हैं। तो संसद का मॉनसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया, तो सोमवार को भी दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लोकसभा और राज्यसभा से जारी नोटिस के अनुसार सरकार ने इस हफ्ते की कार्यवाही के लिए 5 अध्यादेशों को सूचीबद्ध किया है। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश और आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश शामिल है। लोकसभा का कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। पेगासस मुद्दे पर चर्चा के विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हो रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वो किसानों का संदेश लेकर संसद जा रहे हैं। सरकार को किसानों की आवाज सुननी होगी। सरकार किसानों का हक छीन रही है, उन्हें दबाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। कांग्रेस के ही सांसद मणिकम टैगोर ने भी सरकार की तरफ से पेगासस स्पाईवेयर के कथित उपयोग पर बहस के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं डीएमके सांसद तिरुचि सिवा ने भी राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह नोटिस पेगासस मामले को लेकर चर्चा के लिए भेजा है। कश्मीर में गुरेज से लेकर लद्दाख में करगिल तक एलओसी पर भारतीय सेना कठिन हालत में 24 घंटे पहरा दे रही है। सेना यहां किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। खराब मौसम में भी ये सैनिक इन चौकियों को नहीं छोड़ते, ताकि करगिल जैसा युद्ध दोबारा न हो। करगिल विजय को आज 22 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर आज हम गुरेज की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। सेना की शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कहानियां सामने आपको देखने को मिलेगी। तो श्रीनगर से करीब 135 किलोमीटर दूर उत्तरी कश्मीर के गुरेज में राजपूत रेजिमेंट घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है। करगिल की तरह गुरेज में हिमस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। यह हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती है। इस इलाके में दूसरी ओर पहाड़ों पर पाकिस्तानी सेना तैनात है। 2017 में सेना की चौकी हिमस्खलन की चपेट में आने से गुरेज में 15 सैनिक शहीद हो गए थे। इन खतरों के बावजूद सैनिक कठोर मौसम में भी वहां तैनात रहते हैं। गुरेज में तैनात एक सैनिक का कहना है कि यहाँ करीब 12 फीट बर्फबारी होती है।
हमें अभी भी अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ रहना है, क्योंकि डर है कि पाकिस्तानी सेना वही शरारत कर सकती है जो उसने कारगिल में की थी। यहाँ कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। हम कई बार अपने परिवार वालों से हफ्तों बाद बात करते हैं। हमें सर्दियों के दौरान -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान का सामना करना पड़ता है। गुरेज में भी सैनिक कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल इवेंट्स का तीसरा दिन चल रहा है। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हारकर बाहर हो गई। कोरिया ने लगातार 3 सेट जीतकर मैच 6-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 6-2 से हराया था। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी भी मेडल की होड़ से बाहर हो गई है। वहीं टेबल टेनिस में अंकिता शरत कमल मैच सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। तो शूटिंग के स्क्विड इवेंट के दूसरे दिन का क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा है। भारत की ओर से मेराज अहमद खान और अंगद वीरसी बाजवा चुनौती पेश कर रहे हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी वर्ल्ड नंबर 1 इंडोनेशिया की फर्नाल्डी गिरन और सुका मुल्जो की जोड़ी से हार गई। इंडोनेशिया जोड़ी ने यह पहला मुकाबला 32 मिनट में जीता था। तीरंदाजी में पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वालिफिकेशन राउंड में भारत को कजाकिस्तान की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। तो टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में भारत के शरत कमल तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब शरत की भिड़ंत डिफेंडिंग चैंपियन मा लोंग से होगी। सावन का आज पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश के महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़ देखकर सबके लिए प्रवेश फ्री कर दिया गया है। यहाँ कोरोना महामारी के कारण सावन महीने में प्री बुकिंग पर सिर्फ 5000 लोगों को प्रवेश देना तय हुआ था। इससे पहले सिर्फ 3500 लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था। कोरोना के चलते कुछ पाबंदियां लगाई गई है। मंदिरों में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा और मास्क लगाना होगा। इसी तरह पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भस्म आरती हुई। भारती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिला। भस्म आरती के दौरान सिर्फ पंडित पुजारी ही गर्भगृह में रहे। 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त, 30 अगस्त और 6 सितंबर को महाकाल के दर्शन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक प्री बुकिंग से ही हो पाएंगे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के प्रयास में सरकार और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने में लगा हुआ है। वैक्सीन सेंटर पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आए दिन सेंटर्स पर धक्का मुक्की और हंगामे की नौबत आ जाती है। अब इस भीड़ में धक्के उन महिलाओं को भी झेलने पड़ रहे हैं जो पेट से गर्भवती है। इन महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ विदेश जाने वाले और वीआईपी के लिए सरकार ने अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रखी है। अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ रहती है। लोग घंटों तक धूप में खड़े रहते हैं, तब जाकर नंबर आता है। बड़ी बात यह है कि सभी सेंटर पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन न होकर एक ही रहती है। इस कारण गर्भवती महिलाओं को भी घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। राज्य टीकाकरण परियोजना के निदेशक डॉक्टर रघु सिंह ने बताया था कि सभी सेंटर पर गर्भवती महिलाओं के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। आरपीएससी में विवाद खत्म नहीं होते और यूपीएससी में विवाद पैदा नहीं होते। सदस्यों की नियुक्ति का तरीका की अगर बात करें तो पूरे देश को आईएएस, आईपीएस, आईएएफएस व ग्रुप बी सर्विसेज के अधिकारी देने वाले यूपीएससी में चेयरमैन और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह हर साल बिना किसी विवाद के अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करता है। वही आरपीएससी में सदस्यों का चयन सीआईसी समीकरण, जाति, वर्ग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यूपीएससी से पहले इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिस ऑफ चीफ की जिम्मेदारी थी। वे रक्षा सेवाओं में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं भी दे चुके हैं। अंडर सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। पीएमओ के में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी भी वो रह चुके हैं। तो अभी खबरों में वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। लेंगे एक ब्रेक। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन
विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी। अब आसमान से में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए। वेलकम बैक। आगे खबरों पर गौर करें तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का कटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मंत्रिमंडल में 9 वैकेंसी है। इसमें 30 से ज्यादा महकमे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री है। सूत्रों का कहना है कि इस बार सिर्फ विस्तार ही नहीं होगा बल्कि फेरबदल भी होगा, जिसमें 6 से 8 मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप भी किया जाएगा। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी इसमें लागू हो सकता है और एक बार के विधायक को मंत्री नहीं बनाने के फैसले पर भी मुहर लग सकती है। कांग्रेस ने देश भर में पीसीसी में कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। पंजाब, उत्तराखंड और असम में भी पीसीसी अध्यक्ष के साथ कार्यवाही अध्यक्ष बना गए हैं। राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए जा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिससे दूसरे विधायकों को मंत्री बनाने का मौका मिल सके। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएगी, ताकि जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनकी नाराजगी दूर की जा सके। जिला अध्यक्षों की सूची इसी महीने में आने की संभावना है। इस पर वर्किंग भी हो चुकी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर ही माकन 28 व 29 जुलाई को विधायकों से संवाद कर चुके हैं। डॉक्टर दीपा के नाम का ही मतलब रोशनी था, और वह भी अपने कुल परिवार की और समाज को रोशन करने वाली। पेशे से चिकित्सक, दिल से प्रकृति प्रेमी और स्वभाव से हर किसी के हक के लिए मजबूती से बात करने वाली। दीपा की जुबान से अक्सर एक बात निकलती थी कि जीवन प्रकृति की माँ के बिना कुछ भी नहीं है, और देखिए कि उस प्रकृति की गोद में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। दीपा की भाभी कविता ने बताया था कि अभी 3 दिन पहले वह पहली बार सोलो ट्रिप पर गई थी। चेहरे में खुशियां बिखेरे, हर किसी से जल्द लौटूंगी के वादे के साथ। उन्हें क्या पता था कि वो अपना वादा इतनी जल्दी तोड़ देगी। दीपा की मां जय लक्ष्मी छोटी बेटी के पास बेंगलोर गई है। भाई महाराष्ट्र में जॉब करते हैं तो पिता कलोनी में रहते हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद भाई भाभी दीपा का शव लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। सोमवार सुबह दिल्ली स्थित हिमाचल हाउस में परिवारजनों को उसका सर्व सुपुर्द किया जाएगा। तो हादसे के 1 घंटे पहले दीपा ने देश के आखिरी बिंदु की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। लिखा था कि मैं देश के आखिरी बिंदु पर हूँ, यहाँ से आगे नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं है। 80 किलोमीटर आगे तिब्बत के साथ हमारी सीमा है, इस पर चीन से कब्जा रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर सामाजिक, राजनीतिक व महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो डिबेट करती थी। कोरोना काल में भी लोगों की जागरूकता के लिए उन्होंने कई डिबेट किए थे। इंदौर में पीएससी की तैयारी करने रहे छात्र ने फांसी लगा ली। बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी तो कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो शव फंदे पर लटका था। रविवार को पीएससी का एग्जाम था, उसे एग्जाम देने भी जाना था। वह बालाघाट का रहने वाला था, इंदौर में रहकर तैयारी कर रहा था। अभी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस की माने तो भंवरकुंवा थाना क्षेत्र में दीपक खटके ने 4 दिन पहले अपने ही रूम में फांसी ली। इसका किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि 4 दिन बाद रविवार को पीएससी का पेपर था तो लोगों ने सोचा कि वह पढ़ाई कर रहा होगा। शनिवार रात को कमरे से बदबू आने पर आसपास के छात्रों ने मकान मालिक को बताया तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा तो छात्र फंदे से लटका था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। छात्र ने होलकर पोलकले से पढ़ाई जो है वो पूरी करी है। फिर वह
पीएससी की तैयारी करने लगा था। दीपक पढ़ने में भी होशियार था, वो अफसर बनना चाहता था। रविवार को पीएससी की परीक्षा भी थी, लेकिन दीपक के चाचा के मुताबिक घर से वो परिवार संपन्न है। पुलिस ने परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लंबे समय बाद 26 जुलाई से प्रदेश में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। इंदौर में प्रशासन ने कई बिंदुओं पर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के टीचरों व कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी है। स्कूलों के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है पेरेंट्स की सहमति के बाद ही बच्चों को प्रवेश दे। 26 जुलाई से 11वीं 12वीं की क्लासेस हफ्ते में 2 बार चलेगी और 12वीं के छात्रों के लिए सोमवार व गुरुवार और 11वीं के लिए मंगलवार व शुक्रवार क्लासेस लगेगी। 5 अगस्त से 12वीं के लिए सोमवार व गुरुवार और 11वीं के लिए मंगलवार और शुक्रवार को क्लासेस लगेगी। ऐसे ही 10वीं के लिए बुधवार और 9वीं के लिए शनिवार को क्लासेस लगेगी। स्कूल 50% उपस्थिति में रहेगी और ऑनलाइन क्लासेस भी लगेगी। स्कूल प्रबंधन को व्यवस्था करनी होगी कि कुल क्षमता 50% से ज्यादा न हो। स्कूलों में प्रार्थना सभा सहित सामूहिक गतिविधियां पर प्रतिबंध रहेगा। बच्चे एक जगह एकत्र न हो, इसका ध्यान भी रखा जाएगा। स्कूल वाहन भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड भी करना होगा। तो अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वेलकम बैक। आगे खबरों पर गौर करें तो एमवाय हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दूरबीन पद्धति से सांस नली में फंसी कील निकालकर 3 साल के बच्चे की जान बचाई। ऑपरेशन करीब आधा घंटे चला। बच्चे की श्वास नली में 2 माह से कील फंसी थी। जब उसे निकाला गया तो उसमें जंग लग चुका था। नानपुर गांव में रहने वाली बच्ची के माता पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले बच्ची की छाती में दर्द हुआ, उसे सांस लेने में परेशानी आने लगी तो वहां के सरकारी अस्पताल उसे ले जाया गया। वहां से बच्ची को इंदौर के MYH रेफर किया गया। यहां ENT विभाग अध्यक्ष डॉक्टर यामिनी गुप्ता ने बताया कि बच्ची का CT स्कैन कराया गया और वर्चुअल पोक्रोस्कोपी से पता चला कि कोई कील जैसी वस्तु श्वास नली में फंसी है, जिसके कारण बाया फेफड़ा हवा नहीं आने पाने के कारण चिपक गया है, उसमें मवाद भी जम गया है। इसके बाद में डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के सांस नली से कील जैसी पहुंची, इसकी जानकारी मां बाप को भी हासिल नहीं थी। सोमवार को 103 केंद्रों पर कोविशील्ड का पहला व दूसरा डोज और कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। प्री स्लॉट बुकिंग के आधार पर ही टीकाकरण होगा। कुल 40,000 डोज लगाने का लक्ष्य है। इनमें कोवैक्सीन के 3-4 हजार डोज ही है। ऑनलाइन प्री स्लॉट बुकिंग कराने वाले लोगों में से यदि कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो बची हुई वैक्सीन के लिए शाम 4 बजे से टोकन के माध्यम से केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कर टीका लगाया जाएगा। निजी में 1400 रुपए लग रहे हैं तो शहर में 3 कंपनियों की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सिर्फ कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। कोवैक्सीन जो लगवाना चाहते हैं, ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगाया जाता है जिनको पहला डोज इस कंपनी की वैक्सीन का दिया गया है। निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन के पहले डोज के लिए 1400 रुपए लिए जा रहे हैं। इंदौर में शराब कारोबारी गोलीकांड में नया खुलासा हुआ है। वारदात के 6 दिन बाद वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी सतीश भाऊ और अर्जुन ठाकुर के गुर्गे आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। साथ ही कुछ लोग 2 लोगों को डंडे से पीटते भी दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो गांधीनगर नवदा पंथ के पेट्रोल पंप का है। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। यह अभी तक साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो गोलीकांड के पहले का है या बाद का। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। CCTV सामने आने के बाद 2 अलग अलग तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है
कि गोलीकांड के बाद यह विवाद हुआ। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि 19 जुलाई की सुबह सतीश बाबू और उसके गुर्गों ने अहाते का कब्जा ले लिया था। इसके बाद अर्जुन ठाकुर के लोगों ने यह मारपीट की थी। सीसीटीवी में जो समय दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि घटना 3 बजे की है, जबकि अर्जुन ठाकुर सिंडिकेट ऑफिस में करीब 3:15 को पहुंचा था। करीब 3:30 को ऑफिस के अंदर गोली चली थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि कैमरे की डेट और समय में बदलाव हो सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम केवल वही रहेंगे जो सीसीटीवी में हमला करते नजर आ रहे हैं। एकेसी और भाटिया तो बचाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ अर्जुन के भाई शुभम ठाकुर का कहना है कि भले ही मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पर इन दोनों को मुलजिम बनाकर रहूंगा। इनके कहने पर हमला हुआ है। ठेकेदार मुकेश जायसवाल की भी भूमिका है। घटना के पहले चिंटू भी उसके संपर्क में था। हमीदिया अस्पताल में 5 करोड़ रुपए का सीटी गामा कैमरा 3 साल से बंद है। अब 29 लाख रुपए खर्च कर मशीन को दोबारा शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद सीटी स्कैन मशीन से जांच नहीं हो पाएगी। मरीजों को जांच कराने के लिए पैसा देना होगा। इसका कारण एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित एजेंसी के साथ 2.5 साल पहले अस्पताल का 11 साल के लिए अग्रीमेंट था, जिसमें शर्त है कि अस्पताल और उससे संबंध किसी भी अस्पताल के मरीजों की सीटी स्कैन की जाँच एजेंसी से ही करानी होगी। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध हमीदिया अस्पताल के न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीटी गामा कैमरा वर्ष 2014-15 में लगाया गया था। इस दोहरी कार्य प्रणाली वाली मशीन ने मरीजों का गामा कैमरा तकनीक से स्कैनिंग के साथ सीटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह मशीन पिछले 3 साल से बंद है। इससे सीएमसी के तहत 29 लाख रुपए फिर से शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है। इसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। इतनी राशि खर्च करने के बावजूद सीटी स्कैन मशीन का उपयोग नहीं होगा, जबकि अस्पताल में पीपीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन संचालित की जा रही है। इसके लिए बीपीएल कार्ड धारकों की जांच के प्रतिमाह लाखों रुपए अस्पताल एजेंसी को भुगतान कर रहा है। आगे खबरों पर गौर करें तो भोपाल में 22 साल के एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी। दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े की आवाज सुनकर जब तक लोग वहां पहुंचते आरोपी भाग चुका था। हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। तलैया पुलिस के अनुसार इस्लाम नगर निवासी 22 साल के फैज कुरैशी का पिता इमरान कुरैशी ऑटो चलाता था। फैज के परिचित अमान ने बताया कि रविवार रात फैज अपने दोस्त सफीक के साथ सरदिया स्कूल ग्राउंड में बैठा था। वह कुछ दूरी पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, तभी उन्हें चिल्लाने की आवाजें आई। वे दौड़कर वहां पहुंचे तो फैज खून से लथपथ पड़ा हुआ था और सफीक वहां से भाग चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस सफीक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एसपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। फैज के पेट में 7 से 8 बार चाकू मारे गए थे। तो खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।